हेलो स्टूडेंट। कबीर एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। आपको पता है ये क्लास 12 के लिए सीरीज चल रही, तो आपको एनसीईआरटी को ही आसान भाषा में हम पढ़कर सुना रहे हैं और साथ साथ उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, और थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। आजादी के बाद देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं पढ़ा आपने कभी ये? दो बैलों की जोड़ी था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दर्शाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आजादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी। तो ये है कांग्रेस। देखो कैसे कैसे चल रहा है। पहले साल ऐसा था, फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ये आराम से। ये जो बैल है इनकी सिचुएशन देखो, ये यहाँ गुर्राने लगे हैं, गुर्र है ना। और ये यहाँ पर थोड़ा ये परेशान है जो इनको चला रहे हैं। और उसके बाद बैलों ने क्या हाल किया यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 22 साल पूरे होते होते सब बिखर गया, कांग्रेस पूरी बिखर गई। ठीक है, तो इस किताब के दूसरे अध्याय में आपने क्या पढ़ा था? कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि कैसे एक दल के प्रभुत्व का दौर चला था, जो कि क्या था? कांग्रेस पार्टी थी। इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। यानी 1900 जब 52 में पहले इलेक्शन समाप्त हुए थे, तो तब से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। फिर 1960 के दशक में पहली बार इस पार्टी को चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन होती चली गई और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, जो विपक्ष की नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो अब इतनी ज्यादा टूटी, यानी कि कम विभाजित थी और कहीं ज्यादा अब पहले से स्ट्रांग थी। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अंदर की विभिन्नता को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि कांग्रेस सबको लेके चल रही थी। कांग्रेस के अंदर ही कितने समूह बन चुके थे, कितनी पार्टियां बन चुकी थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा वगैरह हमने देखी थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय में छोड़ी गई थी, ताकि हम सब समझ सकें कि क्या क्या पढ़ेंगे। नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह इन चुनौतियों से उभरी, और कैसे नई नीतियों और विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो ये देखिए न्यूज़पेपर है। सबसे पहले जैसे ही नेहरू जी की जब खबर आई, आपको बताइए 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम पर राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती थी कि अब उनकी जगह कौन लेगा। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे
कि देश में के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। तो देख सकते हैं आप, चुके जाते ही किस तरह की अटकलें लोगों के मन में लगने लगी। लोगों को, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे बाहर के, सबको ये संदेह होने लगा था कि अब पता नहीं यहाँ डेमोक्रेसी चल पाएगा या नहीं, कि दूसरा कोई उत्तराधिकारी किस तरह का आएगा और वो कैसे सत्ता को संभालेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजनीतिक भूमिका कैसे होगी। क्या कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दल की जगह यहाँ सेना अपना सारा हथियार यानी अपने हाथ में ले ले सत्ता। तो आगे देखें, तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। अब नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए। तो नेहरू जी के बाद कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी ने थोड़ा संभाला। देखते हैं क्या देखते हैं उनके बारे में। 1904 से 1966 तक का इनका जीवन काल। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे ये नेहरू जी के बाद। 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी थी इनकी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ये पहले मंत्री रह चुके थे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव का इन्होंने पदभार संभाला था। 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाद में 1957 से 1964 के बीच भी मंत्री पद पर ही रहे। इन्होंने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का मशहूर नारा भी दिया था। तो आते हैं, ये हमने पढ़ा शास्त्री जी के बारे में। आगे देखते हैं। तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए, यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सब धरी रह गई। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। तो बड़ी सर्वसम्मति से इनको चुन लिया गया और इस तरह वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रह चुके थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते चले गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। तो ये सब कुछ, अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, उनकी मिसाल दे सकते हैं। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता लगता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे, यानी अब देखिए डेट दे रखी है यहाँ पर इनकी, कब से कब तक रहे हैं। 10 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। तो 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हुआ था और तब से 10 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी पद पर रहे और ये उनका डेथ का डे है। उनका देहांत हो गया 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। अब शास्त्री जी के बाद क्या हुआ? शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, जो कि मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने तक के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी, यानी लीडरशिप में आ गई। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती गई थी। इंदिरा गांधी की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। तो देखिए, यहां से हमने देखा अभी, हाँ, तो हमने देखा क्या? हम्म कि शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई ताशकंद में, हमने अभी देखा, तो उनके बाद इंदिरा जी आई। अब इंदिरा जी को लोगों ने कैसे चुना? कोई इलेक्शन उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदर इलेक्शन हुए और सर्वसम्मति से उनको चुन लिया गया था। यहाँ पर इनका कंपटीशन था किसके साथ? मोरारजी देसाई जी के साथ, ठीक है, जो कि उस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री पद पर रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। तो यहां से आप देख सकते हैं, इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया था, यानी उन्होंने सोचा कि इस बार हम इंदिरा जी को मौका देते हैं और उनके नाम पर सहमति जम गई। तो सोचिए क्यों किया होगा? पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी कि वहां ग्रुप्स तो बन ही चुके थे, आप जानते हैं। तो यहाँ ये था कि हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी को इतना अनुभव नहीं है जितना कि मोरारजी देसाई को है, लेकिन इस वजह से क्या होगा, वे उनके दिशा निर्देशन में काम करेंगे या हर दिशा निर्देशन के लिए उन पर निर्भर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो इंदिरा गांधी जी थी, वो पार्टी की कमान संभालते संभालते अपने अनुभव से पार्टी की अगुवाई करने लगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। अब ऐसे करते करते, यानी 1966 से नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इलेक्शन आ गया, चौथा आम चुनाव। अब चौथे आम चुनाव में क्या हुआ वो देखते हैं। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। तो क्या है यहाँ पर, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे चौथा आम चुनाव हुआ है, 52 में पहला हुआ था और तब से अब तक कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था।
67 में अब चुनावों में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया, यानी कि अब कुछ चेंजेस हुए। चुनावों का संदर्भ में बात करते हैं। चौथे आम चुनावों के आने तक देश में कई बड़े बदलाव हो चुके थे। दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभालते हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। किसको? इंदिरा गांधी जी को। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप ये बात जान चुके हैं कि इस अरसे में यानी इस पीरियड में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, यहाँ देखेंगे। अगर यहाँ से आपको पूछा जाता है कि आर्थिक संकट कौन कौन सा था तो आप क्या करेंगे? मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, ठीक है, ये सारा कुछ है आर्थिक संकट, गंभीर आर्थिक संकट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम्म, ये ये पूरा पैरा आपका आर्थिक संकट से है। तो गंभीर आर्थिक संकट में था देश। मानसून की असफलता थी, व्यापक सूखा था, खेती की पैदावार में गिरावट थी, गंभीर खाद्य संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई थी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा था, क्योंकि हम इस बीच तक दो युद्धों का दंश झेल चुके थे। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। अब ये देखिए इनके फैसले आ गए। क्या है पहला? रुपए का अवमूल्यन करना। अवमूल्यन मतलब रुपए की वैल्यू को कम करना। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई। तो बच्चों यहाँ आपको लगेगा कि कीमत $1 की बढ़ी है, रुपए की नहीं। यानी पहले 5 रुपए में $1 आ रहा था और अब वही डॉलर कितने का आएगा? 7 रुपए का। यानी हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई। पहले जितने रुपए में हम एक चीज खरीद पा रहे थे अब उतने में नहीं आ रही, वो कितने में आ रही है? उससे ज्यादा में आ रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहेंगे इसके। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश के दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। तो लोगों में भी आक्रोश फैल गया। तो आप देख सकते हैं आवश्यक वस्तुएं थी, उनकी कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, बढ़ती हुई बेरोजगारी थी और देश की स्थिति कैसी हो गई? आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। तो लोगों में विरोध पनपने लगा। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी, यानी कभी कहीं बंद है, कभी हड़ताल है, स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन। सरकार ने इससे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। तो सरकार क्या समझती रही कि ये क्या है? कानून और व्यवस्था की समस्या है, यानी कि संभल नहीं पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठीक है, उन्होंने इसे क्या नहीं माना? जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति नहीं समझा। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध में ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। तो जब सरकार समझ ही नहीं रही है समस्याओं को तो क्या होगा? लोग और ज्यादा उग्र हो जाए। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। ये चुनाव कथा एक राजस्थान के गांव की है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद, यानी अब कांग्रेस के खिलाफ पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो गैर कांग्रेसवाद पनप रहा है। ये सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे, यानी जो जनता में विरोध था उसके लीडरशिप कौन कर रहा था? उसके ऑपोजिशन पार्टी वाले। और सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है।
अब विरोधी पार्टियों को क्या लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी में कैसे आई। हमने इससे पहले भी चैप्टर्स में डिस्कस किया था बच्चों कि यहाँ हमारे यहाँ से जो सिस्टम है चुनाव का, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें क्या है, जीत किसकी मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा वोट लाए आपस में, बाकी पार्टियों से जिसके सबसे ज्यादा वोट आए वही विजेता पार्टी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा वोट लाए। तो हमने देखा था कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 364 वोट लेकर आई थी 489 में से, जो कि सीटें 364 लाई, लेकिन वोट प्रतिशत उसको केवल 45% मिला था। ठीक है। तो यहाँ जो अपोजिशन पार्टी थी वो क्या डिसाइड करने लगी कि हमारे जो वोट हैं एक्चुअली हम में बटे हुए हैं, तो क्यों ना हम एक हो जाएं, तो हमारे वोट भी एक हो जाएं। ठीक है, ये बात। तो उन्होंने माना कि कांग्रेस अगर पावर में है तो इसी वजह से है क्योंकि हमारे वोट बटे हुए हैं अलग अलग। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक ने उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। अब देखिए क्या क्या लग रहा है लोगों को, दूसरी पार्टियों को, कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, उन्हें लगा कि ये तो अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं इन्हें, तो कांग्रेस की ऊपर से उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी उठापटक थी, यानी कि पार्टियों में जो मतभेद थे, अंदर अंदर जो ग्रुप्स में उनके मतभेद फैल रहे थे, तो इससे लगा ऑपोजिशन को कि अब हमारे मौका मिल गया है, यही समय है सही कि इस पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने, देख सकते हैं समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया जी, ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया है। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, किसको नाम दिया है इन्होंने, इस नीति को, जो गैर कांग्रेसवाद है, कि सारी जो नॉन कांग्रेसी पार्टी थी वो सब एक हो चुकी है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है। क्या बोला उन्होंने कि कांग्रेस का शासन जो है वो कैसा है, अलोकतांत्रिक है, और ये गरीब लोगों के हितों के खिलाफ काम कर। ठीक है, इसलिए सबको एक साथ आना चाहिए ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ये है राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर, डाक टिकट पर देख सकते हैं, 1910 से 1967 तक का इनका समय। पढ़ लीजिएगा इसको। आगे है चुनाव का जनादेश। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। इम्पोर्टेंट है कि जब रिजल्ट आया इलेक्शंस का, तो क्या हुआ, कई जगह पर कांग्रेस को प्रांतीय स्तर पर यानी कई स्टेट में इनको अपनी सीटें गंवानी पड़ी। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। यानी बहुमत, यानी बाकी पार्टियों से तो इनके सीटें ज्यादा थी, लेकिन इनको मतों के प्रतिशत की बात करें और सीटों की संख्या में पहले से गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतने कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। यानी कांग्रेस की बहुत सारे प्रांतों में हार हुई थी। ये विधानसभा चुनाव परिणाम है 1967 के। तो जहां जहां आपको इसमें येलो में वे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, यानी येलो वाले कौन से हैं, जहां कांग्रेस की पार्टी जीती थी, और रेड वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, यानी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ बहुमत नहीं मिला था, इसलिए नॉन कांग्रेसी पार्टियों का राज था। ठीक है, आप देख सकते हैं साउथ में है
नॉर्थ इंडिया में भी बहुत है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी यहाँ पर बाकी पार्टियों ने मोर्चा मारा था। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। देखिए, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकती। यानी 7 राज्यों में तो क्लियर कट उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन 2 राज्य ऐसे थे कि वहां पर नेताओं ने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल ली तो वहां पर भी इनकी सरकार गिर गई, यानी कि वो 2 राज्य भी हट गए। तो जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग्य में कायम राज्य नहीं थे। वे राज्य पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में थे। यानी किसी देश देश के एक एक जगह नहीं थे पूरे भारत में, ये सब अलग-अलग थे। कांग्रेस कहाँ-कहाँ थी? कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अभी जो हमने नक्शे में देखे, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, जिसे अब हम तमिलनाडु कहते हैं, वहां एक क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुद्रित कड़गम यानी डीएमके जिसे हम कहते हैं, हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है, हिंदी का ज्यादा बोलबाला है इसलिए, लेकिन तमिल में ये हिंदी नहीं चलती, तो यहाँ इन्होंने क्या करा, हिंदी को ही मुद्दा बनाया और इसकी वजह से ये पार्टी जो थी वो सत्ता में आई। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। पहले से ही यानी कि प्रोटेस्ट चल रहा था और पार्टी ने इनकी लीडरशिप की और ये जीत गई। यहाँ पर डीएमके, यहाँ के छात्र पहले से विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है। चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों को गठबंधन सरकार थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु केवल एक ऐसा राज्य था जहां पर पूर्ण बहुमत से डीएमके पार्टी आई थी और इसकी बिना गठबंधन के सरकार बनी थी, जबकि अन्य राज्यों में गठबंधन वाली सरकार थी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली में हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो, तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था? तो आप देखेंगे जो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे वो क्या कहेंगे, आपने अब मैप में देखा अभी कि अगर दिल्ली से हावड़ा जाया जाए, यानी यहीं से यहाँ तक पूरा पूरा दिन रास्ता साफ है, तो कोई भी एक भी आपको प्रदेश जो है वो कैसा नहीं मिलेगा, कांग्रेस वाला राज्य नहीं मिल रहा। ठीक है। बात करते हैं गठबंधन की, यानी अलायंस की। 1967 के चुनावों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि इस किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई-एम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। तो इस तरीके से मिलजुल कर गठबंधन करके इन लोगों ने सरकार बनाई। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिशों पर कार्टूनिस्ट का क्या नजरिया है। देखिए किस तरह से ये एक जगह है। अब समझते हैं दल बदल क्या होता है। 1967 के चुनावों की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए
और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। तो अदल बदल क्या है कि जब कोई विधायक किसी एक सीट से जीत जाए और फिर क्या हो, जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इससे क्या होगा, वो सरकार गिर जाएगी वहां पर। अगर वहां बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार खत्म हो जाती है। इसी को हम दल बदल कहते हैं। दल बदल क्या है कि कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर यानी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर जीते और फिर जीतने के बाद इस दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में जाकर शामिल हुए, तो इसी को दल बदल कह देंगे। ठीक है। और ऐसा हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में ऐसा हमें देखने को मिला 1967 के चुनाव में। अब ये आया राम गया राम क्या है, इसके लिए जुमला है। देखिए, विधायकों द्वारा तुरंत तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा का एक विधायक था। क्या नाम था उनका? गयालाल। ठीक है। इसने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। मतलब कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने पार्टियां बदली। उन्होंने एक पखवाड़ा, उसके अंदर ही इन्होंने क्या करा, 3 दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे वापस, और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी 3 बार इन्होंने अपना दल बदल लिया। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था, अब आया राम है। यानी पहले क्या था, गया राम था, अब ये आया राम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है। तो आप कमेंट में करके मुझे जरा बताइए कि दल बदल को रोकने के लिए संविधान में क्या संशोधन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस में विभाजन। हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लोगों को 1967 के चुनावों से ये यकीन हो गया कि कांग्रेस पार्टी को भी हम हरा सकते हैं अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो ये सब इनके सामने आया। हालांकि पार्टी अभी भी सत्ता में थी। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या है, ये देखते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। यानी जो मेन चैलेंज था वो पार्टी के अंदर ही था। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। तो सिंडिकेट क्या है, पहले इसी चीज को देखते हैं। यहाँ देखते हैं सिंडिकेट, यहाँ से आप देखेंगे सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। कांग्रेस के भीतर ही ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना निश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि नेता के रूप में
उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल, इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। यानी अब सिंडिकेट इससे क्या था, बिफर गया ना यहाँ से, कि वो कहते थे कि हमने बनाया है, वो इस पार्टी के अंदर के ताकतवर और प्रभावशाली लोग थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, उन्होंने अपना मुकाम खुद से हासिल करना चाहा। उन्होंने कहा मैं अपनी जगह बनाऊंगी। तो उन्होंने पार्टी के लोगों को छोड़ करके अपने जो सलाह थे, अपने जो विश्वस्तों का समूह था, यानी कि जो उनके वेल विशर्स थे, उनके समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। अपने सलाहकार या सलाह वगैरह और विश्वास जो था वो दूसरों पर था। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। यानी अब एक तरह से उनको बायकॉट कर दिया और उन्होंने अपने सलाहकार और जो विश्वस्त थे वो दूसरे बदल लिए। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। जमीन यानी कि जो उन्होंने जिन जिन जगह से उन्होंने अपनी सीट गंवा दी थी, विश्वास खो दिया था लोगों का, वहां भी दोबारा से अपनी जगह बनानी थी। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों का को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। वामपंथी हमने पढ़ा था ना, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है। तो उन्होंने अब सरकार की जो नीतियां थी, पॉलिसी थी, उनको वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभुत्व से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, अब ये कार्यक्रम में क्या है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण यानी जो हमारा पीडीएस में मिलता है, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। देखिए अब इन्होंने जनता को अपनी ओर मिलाने के लिए काम करना शुरू किया। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई। तो जमीन भी दी जा रही है, पीडीएस में राशन दिया जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। अब उसके बाद आया राष्ट्रपति पद का चुनाव। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। यानी अब तक तो किसी तरह से फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा था कि हाँ भाई हमारे पार्टी के नेता हैं, लेकिन अब यहाँ जो टकराव था वो खुलकर सामने आ गया इंदिरा गांधी जी और उनके सिंडिकेट के बीच में। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, किसकी मृत्यु हुई उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद, यानी इंदिरा गांधी रेडी नहीं थी, के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को, किसने, सिंडिकेट ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। यानी सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को अपना राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार उतारने में सफल हुए। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। अब एन संजीव रेड्डी, क्योंकि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी में तो चल ही रहा था टक्कर, है ना, तो एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी, इसलिए सिंडिकेट ने उनको ही उनके राष्ट्रपति पद पर चुनने के लिए खड़ा कर लिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे उनको बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, देखिए 1969 में हुआ था। हमारे जो 14 बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे।
उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस पहले जो राजा महाराजाओं को उन्होंने जो स्पेशल फैसिलिटीज दे रखी थी, यानी विशेष अधिकार दिए थे, जो उस टाइम पे राजा महाराजा बने बैठे थे सब लोग, कि प्रीवी पर्स दे रखा था। प्रीवी पर्स मतलब उनको एक्स्ट्रा दिया जाता था कि आप क्योंकि राजा रह चुके हैं तो आप इतना खर्च कर सकते हैं। तो वो सुविधा जो थी, अपनी नीति को लोगों के बीच में उतारने के लिए उसको उसने बंद कर दिया। और उस वक्त फिर क्या हुआ, जो हमारे मोरारजी देसाई जी थे वो देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। ठीक है, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो थे, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने क्या किया, व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद सांसद और जो विधायक हैं वो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, किसको बनाया था, संजीव रेड्डी जी को, एन संजीव रेड्डी को, उसी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी ये याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। तो उन्होंने कभी एन संजीव रेड्डी की तरफ जो था वो उनका जनता का आह्वान नहीं किया कि इनको वोट दो। उन्होंने कहा सीधा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उस हिसाब से आप वोट दीजिए। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजय हुई। तो यहाँ इंदिरा गांधी जी को सफलता मिली वीवी गिरी जी को विजयी बनाने में। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो, यानी अब पार्टी बिखर गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस यानी इंक्लूजनिस्ट कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार। प्रीवी पर्स से रिलेटेड देखिए यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। प्रीवी पर्स की समाप्ति चाहे देख लीजिए थोड़ा कि प्रीवी पर्स क्या होता था, यहाँ देख लीजिए। जब रियासतों को जब मिलाने जा रहे थे कौन, सरदार पटेल जी, तो तब क्या था, कुछ देसी रियासतें जो थी वो मिलने को तैयार नहीं थी, या जो मिल भी गए थे तो उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी गई थी। उनको क्या बोला, सरकार ने ये उनको आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक जो हैं, परिवार है जो उनका, उनको निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, यानी वो अपने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी उनकी नहीं छीनी जाएगी। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे, कुछ अलाउंसेस भी मिलते थे। ये दोनों चीजें, यदि शासक की निजी संपदा और भत्ते जो थे, इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि जिस राज्य का विलय किया जाना है, यानी जो राज्य हम मिलाने जा रहे हैं, उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है, यानी उस क्षेत्र का विस्तार कितना है, उससे राजस्व कितना कलेक्ट होता है और उसकी क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीपेपर्स कहा गया था, यानी कि उनका खर्चा, ये जो अलाउंस और जो भत्ते थे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि कितना बड़ा स्टेट था, जो रियासत थी, तो इसी तरह से उनका प्रीपेपर्स डिसाइड किया गया था। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था।
ठीक है, तो ये प्रीव्यू पर्स है, बाकी आप देख लीजिए। तो यही इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दी थी। ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे जनता उनके और फेवर में आ गई। अब देखते हैं 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी तो टूट चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रधानमंत्री जी को ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया, जो सिंडिकेट था। तो इंदिरा गांधी जी बोली कि जो मेरी पार्टी है वही असली कांग्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में विभाजित हो गई। आगे देखते हैं, अब आया 71 का चुनाव और कांग्रेस की फिर से पुनर्स्थापना। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान कांग्रेस ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। भूमि सुधार, उन्होंने भूमि परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनता जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए पांचवें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। मुकाबला मुकाबला चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। सबको लग रहा था कि जो पुरानी कांग्रेस थी, यानी कि जिसमें सिंडिकेट था, जो पार्टी की सत्ता है, असली ताकत है, वो उसी में है, उसके नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी संगठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया था। ठीक है, कुछ कुछ आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस बार अभी का जो वर्तमान में सरकार है, उसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जो बाकी के हैं नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उन्होंने भी गठबंधन बनाया था इसी तरह से। तो आप इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। चलिए, इसके अतिरिक्त सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी पीएसपी, भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल वीकेएस चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया था। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीव्यू पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। इसके परिणाम देखते हैं। 1971 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर यानी जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली,
उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में भी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली। देखिए, किसके साथ गठबंधन कर लिया? जो नई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली थी, सीपीआई, ठीक है, सीपीआई के साथ। तो इस बार इनको खूब बढ़ चढ़कर सीटें हासिल हुई, यानी 375 सीटें मिली और कुल 48.4% वोट भी मिले। अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, उसने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। यानी कांग्रेस ओ जो ऑर्गेनाइजेशन वाली थी, इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे, उसके 1/4 वोट ही उनकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। लीजिए, अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया। वही असली कांग्रेस है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं जिस पार्टी में हूँ, वही मेरी असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। यानी कांग्रेस ने जो अपना जो इमेज खोया था, वो फिर से प्राप्त कर लिया। विपक्षी जो लोग थे, ग्रैंड अलायंस जो बना था उस वक्त, धराशायी हो गया। इस महाजोट को 60 से भी कम सीटें मिली थी, सॉरी। तो आप देख सकते हैं, यानी फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे, तीनों पे कौन है? इंदिरा गांधी जी। तो ये 1971 के लोकसभा आम चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि जो अब बांग्लादेश है, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ था। इसको हमने अभी कल भी विदेश संबंध में पढ़ा है, तो वहां आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो जिसको हम अभी पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ था। चौथे अध्याय में आप इसको हम देख ही चुके हैं। 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक, यानी देखिए कितनी इमेज अच्छी साफ हो गई उनकी। उन्हें वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर पर के चुनाव में भी जीत गई। इन दो लगातार जीतों के बाद इससे कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय समाज के विभिन्न वर्गों में वह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। तो फाइनली उन्होंने अपनी जगह बना ली थी, वो मुकाम हासिल कर लिया था। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, क्वेश्चन मार्क लगा है। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, वह पुरानी कांग्रेस को करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभरकर सामने आई, वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही।
अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 5 हमने कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा 12th का। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।